भैया, हम लोग कब तक ऐसे ही दूसरों का काम करेंगे? हम चारों इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी ऐसे ही गांव में कब तक पड़े रहेंगे? चलो भैया, कहीं शहर चलते हैं। हाँ हाँ, बुद्धिराम भैया ठीक कह रहे हैं। चलो कहीं शहर चलते हैं और वहीं पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग कल सुबह ही शहर के लिए निकलेंगे। अरे भैया, इधर तो देखो, यहाँ से कोई ऊँट निकल कर गया है। हाँ हाँ भाई, ऊँट तो निकल कर गया है, लेकिन ऊँट एक आंख से काना है। हाँ भाई, ऊँट तो काना है, लेकिन ऊँट पर बैठा कोई जनाना है। उन चारों की बातें गांव का एक आदमी सुन रहा था। अरे रुको रुको, तुम मेरी पत्नी को कहाँ छोड़ आए हो? अरे भाई, तुम कौन हो और कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं तो तुम्हारी पत्नी को जानता तक नहीं। तो तुम्हें ये कैसे पता है कि यहाँ से एक ऊँट निकला है और ऊँट एक आँख से काना है, उस पर एक बैठा जनाना है? या तो सारी बातें सच हैं। मेरी पत्नी एक काने ऊँट को लेकर रात में भागी है। मुझे कुछ नहीं पता। राजा के पास चलो, वहीं पर फैसला होगा। कौन हो तुम लोग और इसकी पत्नी को कहाँ छिपाया है तुम लोगों ने? नहीं महाराज, हम तो इसकी पत्नी को जानते तक नहीं। तो तुम्हें ये कैसे पता है कि उधर से एक काना ऊँट निकला है जिस पर कोई जनाना बैठकर गई है? महाराज, हम चारों भाई आज सुबह ही घर से नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकले थे। तभी मैंने देखा कि जमीन पर ऊँट के पैर के निशान बने थे, तो मैंने जान लिया कि इधर से कोई ऊँट निकला है। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट एक आंख से अंधा है? महाराज, मुझे यह बात ऐसे पता चली कि ऊँट को जिस आँख से दिखाई दे रहा था, तो ऊँट सिर्फ उसी तरफ घास खाते हुए गया है। यदि वह अंधा ना होता तो दोनों तरफ घास खाते हुए जाता। हाँ हाँ, यह बात भी सत्य है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि ऊँट पर कोई महिला बैठी है? महाराज, हमें यह बात ऐसे पता चली कि जब ऊँट घास खा रहा था तो ऊँट महिला के डांटने से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यदि कोई पुरुष ऊँट की सवारी कर रहा होता तो ऊँट न दाएं घास खाता और न बाएं खाता। आदमी खींच कर एक हंटर मारता तो ऊँट घोड़े की तरह भागता। हाँ हाँ, यह बात भी सत्य है। अरे, ये चारों तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। तो क्यों ना मैं इन्हें अपने पास ही नौकरी पे रख लेता हूँ। अरे धनिया, तेरी औरत को कोई और ही ले गया है, तू खुद ढूंढ जाके। और तुम लोग नौकरी की तलाश में जा रहे थे ना? हाँ महाराज, हम चारों नौकरी के लिए जा रहे थे। यदि मैं तुम लोगों को नौकरी दूं तो करोगे? हाँ हाँ महाराज, हम नौकरी के लिए तैयार हैं। यदि मैं तुम लोगों को नौकरी दे देता हूँ तो तुम काम क्या करोगे? महाराज, हम लोग वह काम करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, हम लोग रोज का 1000 पैसा लेंगे। इस प्रकार चारों भाई
राजा के घर में काम करने लगते हैं। महाराज, पता नहीं लाश कहाँ गायब हो गई। हम लोग तो वहीं पहरा दे रहे थे, फिर भी पता नहीं लाश को कौन ले गया। उस गांव का यह नियम था, यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को गांव के बाहर जंगल में रखवा दिया जाता था और राजा अपने पहरेदार लगा देता था, लेकिन शव फिर भी गायब हो जाता था। महाराज, आप इतना दुखी मत हो। होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। नहीं सेनापति, वह मेरी सबसे लाडली बेटी थी। पिताश्री, आप इतना दुखी मत हो, हम लोग तो है ना। सैनिकों, चलो राजकुमारी को ले चलो। अरे लल्लू, यह महाराज भी ना हम लोगों को ही पहरेदारी के लिए भेज देते हैं और वह चारों भाई आराम से पड़े पड़े 1000 पैसा रोज लेते हैं। तो क्यों ना हम दोनों महाराज से यह बात बोलते हैं। वैसे भी हम लोगों के रहते हुए भी शव गायब हो जाता है, तो क्यों ना हम यह कार्य उन चारों को सौंपें। चलो महाराज के पास चलते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो तुम दोनों, हमने यह पहले क्यों नहीं सोचा। सैनिकों, उन चारों को मेरे सामने पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया। बोलिए महाराज, क्या बात है। मैं आज तुम चारों को अपनी मृत पुत्री के शव की सुरक्षा के लिए तुम चारों को चुनता हूँ। जाओ और शव की देखभाल करो, सुबह तक हमें वह शव सही सलामत चाहिए। अरे बड़े भैया, इस प्रकार यदि हम चारों लोगों ने रात भर पहरा दिया तो परेशान हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि बारी बारी से सभी लोग सो लेते हैं। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो बड़े भैया, पहले आप पहरा दो और हम तीनों लोग सो लेते हैं। फिर तीनों भाई सो जाते हैं और बड़ा भाई पहरा देने लगता है। अरे, यहाँ अकेले बैठे बैठे तो मुझे नींद आ रही है। चलो क्यों ना जंगल का थोड़ा सा हाल खबर लिया जाए। ऐसा करता हूँ, शव को अपनी पीठ पर बांध लेता हूँ, फिर जंगल में आगे बढ़ता हूँ। फिर शिवराज शव को पीठ पर बांधकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे, यह बूढ़ी औरत क्या तोड़ने की कोशिश कर रही है। चलो इसकी मदद करता हूँ। अरे बूढ़ी माँ, आप इतनी रात में इतने डरावने जंगल में अकेले क्या कर रही हो। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी भूख लगी थी तो आम के फल तोड़ रही थी। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। शिवराज उस बुढ़िया को अपने कंधों पर बैठाकर आम तुड़वाने लगता है, लेकिन वह बुढ़िया कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन थी। डायन एक हाथ से आम तोड़ती और दूसरे हाथ से उस शव को उसकी पीठ से खोल रही थी। अरे ये क्या, यह बूढ़ी माँ तो मेरी पीठ पर बंधी लाश खोल रही है। जरूर यह कोई बुरी शक्ति है। अरे अरे बूढ़ी माँ, आप ये क्या कर रही हो। ये लाश मुझे दे दो,
नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी शिवराज अपनी तलवार निकालता है और डायन का एक हाथ काट लेता है, तो डायन डर कर वहां से गायब हो जाती है। चलो इस हाथ को अपने साथ ले चलता हूँ। अरे बुद्धिराम, चलो अब उठ जाओ और शव की देखभाल करो। वह भी लाश को पीठ पर बांधता है और जंगल में निकल पड़ता है। अरे ये आदमी कौन है? मुझे लगता है ये कोई डाकू है। अरे लाखन, यदि आज हम राजा के घर चोरी करने में सफल हो जाएंगे तो राजा की बेटी की बलि इसी जगह पर चढ़ाएंगे। चलो लाखन, चलते हैं, रात बहुत हो गई है। अरे ये डाकू तो राजा की बेटी की बलि चढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। चलो मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। जाओ लाखन और इसकी बलि गुफा में चढ़ा दो। तब तक हम यहीं पर बैठे हैं। अरे जंडेल सिंह, लाखन इतना समय क्यों लगा रहा है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जंडेल, तुम जाकर देखो, तब तक मैं खजाने को देखता हूँ। जैसे ही दूसरा डाकू भी गुफा के अंदर घुसता है तो बुद्धिराम उसे भी मार देता है। इसी प्रकार बुद्धिराम सारे डाकुओं को मार देता है। राजकुमारी जी, आप यहीं रुको और सुबह होने की प्रतीक्षा करो। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आना। बुद्धिराम वहां से चला जाता है। इसी प्रकार तीसरा भाई भी लाश को पीठ पर बांधकर जंगल में निकल जाता है। अरे यह बूढ़ी औरत पहले तो हंसती है और फिर बाद में रोने लगती है। चलो इससे इसकी परेशानी पूछते हैं। अरे माँ जी, पहले आप हंसती हो और फिर बाद में रोने लगती हो, इसका क्या कारण है माता जी? बेटा, मैं एक डायन हूँ। मैं रोती इसलिए हूँ कि कल इस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाएगी, और हंसती इसलिए हूँ कि जब राजा मरेगा तो उसे इसी जंगल में रखा जाएगा और हम उसके मांस को खाएंगे। लेकिन माता जी, कल राजा की मृत्यु होगी कैसे, जबकि राजा तो बिल्कुल स्वस्थ है? बेटा, राजा के जूतों के अंदर एक सर्प बैठा है। कल सुबह जब राजा उन जूतों को पहनेंगे तो सर्प उसे डस लेगा तो राजा मर जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे राजा को बचाना ही होगा। अरे भाई, मुझे यह नींद तो छोड़ ही नहीं रही है। क्या करूं, क्या करूं? चलो मैं अपना मुंह धो लेता हूँ। जैसे ही वह मुंह धोने के लिए
पानी का घड़ा उठाता है, तभी दो परियां लाश को उठाकर ले जाती हैं। अरे लाश को कहाँ ले जा रही हो? उसे छोड़ दो, उसे मत ले जाओ। अरे बहन, इस लाश को यहीं रख दो, हम इसे जीवित करते हैं। अरे बाप रे बाप, इन परियों ने तो इस राजकुमारी को जीवित कर दिया है। क्या करूं, क्या करूं? चलो इनका जादुई कम्बल उठाकर छिपा देता हूँ। अरे हमारा जादुई कम्बल कहाँ गया? अब हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? तुम्हारा जादुई कम्बल मेरे पास है। अरे भैया, आपने हमारा कम्बल क्यों ले लिया? आप हमारा कम्बल वापस कर दीजिए। अरे नहीं, मैं तुम्हारा कम्बल ऐसे वापस नहीं करूँगा। पहले तुम मुझे ये दोनों लकड़ियाँ दे दो, फिर मैं तुम्हारा कम्बल वापस करूँगा। ठीक है, ये लकड़ियाँ ले लो, लेकिन मुझे मेरा कम्बल वापस कर दो। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम चारों लोगों ने मेरे बेटी के शव को सुरक्षित रखा। महाराज, आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो या मृत देखना चाहते हो? क्या मतलब? मेरी बेटी जिंदा हो सकती है, लेकिन ये कैसे संभव है? महाराज, कुछ भी संभव हो सकता है। ये देखिए महाराज। इसी प्रकार चारों भाइयों ने अपने साथ घटित हुई घटनाओं के बारे में राजा को बताया, तो राजा बहुत ही हैरान हो जाता है। जब राजा उन सारी बातों की पुष्टि करता है, तो सारी बातें सच साबित होती हैं। आप लोगों ने तो मेरे परिवार को उजड़ने से बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता, इसलिए मैं तुम चारों के साथ